हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं अमित बैनर्जी विजन पॉइंट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों एक बात, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं कई दिनों से पिछले कुछ लेक्चर्स में कि हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कई बार कहा हूं कि बेटा नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन हमारे बोर्ड में पूछा जाता है और अभी हम लोग कंप्यूटेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटेशन डिस्कस करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने नेशनल इनकम का आज का लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि शायद कुछ पिछली बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसा कि हमारा आज नेशनल इनकम का 8th लेक्चर है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि पहले बेसिक सीखना ज़रूरी है और मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूं, आप मेरे साथ इनकम मेथड को कंटिन्यू करो। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कंटिन्यू करने से पहले कुछ बेसिक सी कहानियां नेशनल इनकम से रिलेटेड आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस टॉपिक को आगे समझने में तो हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। बच्चों हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक नेशनल इनकम कंप्यूटेशन का इनकम मेथड स्टार्ट किया है, जिसके कुछ बेसिक टर्म्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज मैं इसके फॉर्मूले और स्टेप डिस्कस करूंगा जिससे कि हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें एक मेथड इनकम मेथड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप हमारे लेक्चर में आज जुड़े हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स को देखना ना भूलें। और आपके जो कमेंट आ रहे हैं या क्वेरीज आ रही हैं बच्चों, हम लोग उस क्वेरीज को सॉल्व करके आपको वापस भेज रहे हैं, तो क्वेरीज पुट करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों की क्वेरीज हमें मिल रही हैं हम उन्हें कुछ असाइनमेंट और नोट्स साथ में सेंड करते हैं, उन असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कीजिए, हमें दोबारा भेजिए, हम चेक करके आपको दोबारा से उसे देंगे और आपको इससे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस अभी लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से विजन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमित बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं। चलो तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि ये मेरा लेक्चर 8 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीख रहे हैं? इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम विथ द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, यानी हम लोग इनकम मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख रहे हैं। एक बार मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको बता दूं फिर से पिछले कुछ चीज़ें छोटा सा रिवाइज करवाने जा रहा हूं। अगर आप समझ लोगे तो बेटर होगा, अगर आप समझ लोगे तो अच्छा है और समझ में नहीं आएगा तो बेटा आप अपने क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा सर कहाँ सेंड करें, तो मैं वीडियो के एंड में आपको फ़ोन नंबर बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में मैं आपको बता दूं हमें 3 चीज़ें मिलती है, जैसा कि अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर कोई डाउट हो आप हमारी 7th लेक्चर एक बार देखना मत भूलिएगा। तो पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करते हैं? पहली चीज़ कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, वो अर्निंग जो हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिलती है, यानी एज एम्प्लॉय जो मैं रिसीव कर रहा हूं अपने एम्प्लॉयर से। ध्यान रखना ये जो अर्निंग होती है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी कौन सी होती है? वो 2 कैटेगरी होती है मेरा एम्प्लॉयर जो मुझे कैश दे रहा है, वो कैटेगरी होती है पहला जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे कैश दे रहा है एज अ सैलरी, एज अ वेजेस, एज अ कमीशन और एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, कैश। और सेकेंड पार्ट वो जो हमारा एम्प्लॉयर हमें एज अ काइंड पे कर रहा है। एज अ काइंड का मतलब क्या हो गया? एज अ काइंड का मतलब हो गया कि भाई एज अ काइंड यानी कि वो मुझे रहने की जगह दे रहा है, वो या वो मुझे कोई मेरे फैसिलिटी कर रहा है बच्चों के लिए, या वो मेरे को कुछ और भी
गुड्स दे रहा है, जो कंज्यूम करने के लिए मुझे या मेरी फैमिली को कोई व्हीकल दे रहा है कि भाई आप चलाओ इस बाइक को या कार को, वो सब काइंड में आ गया। ठीक है। और थर्ड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तीनों चीजें किस में आएंगी? ये तीनों चीजें आएंगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। देखो मैं पिछले सेशन को समराइज करूंगा इस स्लाइड में, तो समराइज करूंगा तो एक बार आप यहीं से भी समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला क्या हो गया? कैश एंड काइंड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला हो गया कैश, दूसरा हो गया काइंड, और तीसरा क्या हो गया? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट हो गया। अब बच्चों अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करोगे तो इग्नोर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि किसी भी तरह का हमें पेंशन स्कीम मिल रही है, किसी भी तरह का हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, किसी भी तरह का हमारा कोई फंड फ्यूचर के लिए सेव हो रहा है या एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गई। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर एम्प्लॉयर हमें जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं कंसिडर किया जाता है। यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है? पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पहला हुआ कैश, दूसरा हुआ काइंड, तीसरा हुआ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इग्नोर क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इग्नोर क्या करेंगे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या मिल गई बच्चे? पहली चीज आपको मिल गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको सारी कहानी समझ में आ गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या करना होता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब हो गया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी मेरी इनकम प्रॉपर्टी से हो रही है। अब आप बोलोगे मुझे सर इनकम प्रॉपर्टी से क्या हो रही है? अरे यार कोई घर है आपका, कोई घर है, उस घर का किराया मिल रहा है, तो वो क्या है? वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर किसी घर से किराया मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ साथ अगर रॉयल्टी मिल रही है, यानी आपका एसेट इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। आपने कोई बुक लिखी, मैंने कोई बुक लिखी, उस बुक का क्या मिल रहा है? कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, उसका भी हमें पैसा मिल रहा है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी भी क्या है? ये भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कही जाती है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या हो गया बच्चों? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हो गया पहला रेंट। मैं ऑपरेटिंग सरप्लस समझा रहा हूं। पहला हो गया रेंट, दूसरा हो गया इंटरेस्ट, तीसरा हो गया रॉयल्टी। ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट की बात अगर की जाए तो यहां से एक नोट करने वाली बात फिर से है। क्या है? इग्नोर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, यानी नेशनल डेब्ट पे जो भी इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो पहली कहानी हुई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहली कहानी हुई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा यार, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो बच्चों इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्रॉफिट। ठीक है। अब समझना, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? पहला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड, जो हमने अपनी प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर किया या रिसीव किया। तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड। दूसरा क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग या इसे हम लोग कहते हैं सेविंग। कुछ पैसा था जिसको आपने खर्च किया, कुछ पैसा था जिसको आपने बचा लिया। तो प्रॉफिट का ही पोर्शन है। तो प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने सेव किया, जो आपने खर्च किया, जो आपने बचाया। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने खर्च किया और जो आपने बचाया।
दोनों ही कहाँ आएगा, दोनों ही हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है कॉरपोरेशन टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, यानी हमने अर्न किया, अर्न करने के बाद हमने टैक्स पे किया, वो भी हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो यानी कि बच्चों आपको क्या समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्लियर है, वेरी गुड, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बस ध्यान आपको 3 चीजें रखना है, पहला कैश काइंड और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें ध्यान ये देना है कि इग्नोर कर देना है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, इग्नोर कर देना है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज क्या है, हो गई, अगला क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हो गया रेंट, हो गया इंटरेस्ट, हो गया रॉयल्टी, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग, और तीसरा हो गया मेरा कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, ठीक है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, समझना। और समझने के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना, एक कॉपी में बहुत प्रॉपरली आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ये नोट्स सिर्फ आपको अभी नहीं, एग्जाम टाइम पे ही नहीं, आगे भी बहुत हेल्प करती है। कोशिश करो अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन तक मस्ती हो गई, स्कूल कॉलेज बंद है, आप भी मस्ती में हो, पढ़ाई लिखाई कम कर चुके हो, लेकिन ध्यान रखना अब टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, स्टार्ट सीरियसली। चलो, तो ये भी समझ में आ गया। फिर अब तीसरी कहानी क्या है बच्चे, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी समझ में आ गई, तीसरी कहानी है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये वो बंदे होते हैं जो अपनी किसी हुनर से किसी काम को कर रहे होते हैं। इन्हें बेसिकली हम लोग मानते हैं कि ये अपनी जगह में काम कर रहे हैं और किसी आउटसाइडर को हायर नहीं करते हैं, और किसी आउटसाइडर को हायर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल बार्बर, ठीक है, ये क्या है, ये अपनी में हुनर से काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और किसी आउटसाइडर को ये हायर नहीं करते। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, बेसिक सब मैंने पिछला कुछ आपका क्या करवाया बच्चों, एक बार रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकम मेथड में थोड़ा सा और डेप्थ में आते हैं, ठीक। चलो देखो, इनकम मेथड स्टार्ट करूं बच्चों तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे सॉल्व करवाऊंगा, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप समझाऊंगा, ठीक है, और वो स्टेप आपको समझना है, उसी स्टेप पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसा कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड से। और बच्चों मैं आपके पास अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊं, इससे पहले आपको ये स्टेप, ये फॉर्मूले, ये बेसिक सारी चीजें बहुत प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान रखना, कुछ बेसिक कहानियां जो मैंने आपसे अभी कही, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्लियर रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर रहना चाहिए, मिक्स्ड इनकम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकम मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, इनकम मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो आगे आते हैं, स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप समझते हैं, और इसी स्टेप को हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कुछ आप समझते चलना, ध्यान रखो, हमने क्या बोला, स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि आइडेंटिफाई, हाँ जी बच्चों समझना, पहला क्या है, टू आइडेंटिफाई एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय प्राइमरी फैक्टर्स। एक बात बताना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब मैंने अपने एम्प्लॉयर से पाया, तो भाई आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो रिसीव हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो मैं बताऊंगा बेटा ये फैक्टर इनकम हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, फैक्टर इनकम हो रही है। और मेरे बच्चों आपको पता है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है। मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि बेटा ये बताना फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, कौन होता है ओनर फैक्टर सर्विसेज का, तो आप बोलोगे सर हाउस होल्ड होता है।
हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, आपको पता है, तो मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, एम्प्लॉय प्राइमरी फैक्टर्स। तो प्राइमरी फैक्टर्स क्या है, वो बंदे जो उसको यूज़ कर रहे हैं तभी तो उसके बदले पेमेंट देंगे ना। मैं लैंड यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो भाई मैं काहे दूंगा रेंट, मैं लेबर यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो क्यों दूंगा वेजेस। तो जाहिर सी बात है, अगर वेजेस मिल रहा है मुझे तो इसका मतलब मैंने कहीं पे अपना लेबर लगाया होगा। अगर मुझे लेबर का, अगर मुझे वेजेस मिल रहा है तो डेफिनेटली मैंने कहीं लेबर लगाया होगा ना, है ना। अगर मुझे रेंट मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने कहीं लैंड दिया होगा, इसका मतलब मैंने कहीं लैंड दिया होगा। अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो भैया मैंने कहीं पे कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप किया होगा ना, तभी तो मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो समझना क्या हो रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय प्राइमरी फैक्टर्स। तो प्राइमरी फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। प्राइमरी फैक्टर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर आगे आ जाते हैं टू क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। चलो अब फैक्टर इनकम भी देख लेते हैं क्या है। तो फैक्टर इनकम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फैक्टर इनकम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब द अमाउंट अर्नड बाय एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर वेदर इन कैश और इन काइंड। आपको ध्यान देना है, कैश भी देखना है, काइंड भी देखना है, और थ्रू एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो पहली कहानी क्या हो गई, पहली कहानी आइडेंटिफाई एंटरप्राइज, कौन से एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय प्राइमरी फैक्टर्स। दूसरा क्या हो गया, टू क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पहला क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं अभी पिछले 2 लेक्चर से यही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, आपको पता है। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, इट इज द सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी आपको प्रॉपर्टी से मिल रहा है, जो भी आपको प्रॉपर्टी से मिल रहा है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, और जो भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप से मिल रहा है उठा के ऐड अप कर दो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरी क्या होती है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स। कौन है वो है फार्मर्स, वो है डॉक्टर्स, वो है बार्बर्स एटसेट्रा। ये क्या, कौन होते हैं, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज होती हैं। इसमें लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर शॉप इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले कंपनसेशन ऑफ, आपको निकालना क्या है, कुछ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन से हैं बच्चे, क्या निकालना है, फैक्टर इनकम। कीवर्ड्स देख लो, वो कीवर्ड्स क्या है, फैक्टर इनकम लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मैं पिछले लेक्चर में भी आप लोगों से बोला था कि बेटा इसको समझ लो बहुत कायदे से, क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्लासेस में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता ही चल रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार फिर से उसको कायदे से समझ लेना। अभी समझो और अभी के बाद दोबारा से देखोगे आप हमारे लेक्चर को, और समझ में आएगा, नहीं आएगा दोबारा देखो, और भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या है प्लीज़ समझा दोगे। तो वो अरेंज करना, आपके डाउट को क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज बहुत जल्दी में है और हम लोग जल्दी में इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं बच्चों। फिर थर्ड स्टेप क्या है, 2 स्टेप समझ में आ गया ना। पहला आपको फैक्टर इनकम जो भी हैं वो कैलकुलेट करनी है, दूसरा आपको उसके साथ साथ उन टर्म्स को देखना है जहाँ पे वो एम्प्लॉय कर रहा है कुछ अपने सर्विसेज। दूसरी कहानी क्या है, थर्ड स्टेप, टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब भाई कुछ पेमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी कर रही हैं, तो उन पेमेंट्स को भी आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। फैक्टर पेमेंट क्या होती है आपको पता है। फिर क्या करना है, टू ऐड ऑल फैक्टर इनकम। अब जो भी मिला वो सब उठा के ऐड कर दो, और पेमेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी टू गेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, आप जब उठा के सारे फैक्टर इनकम को ऐड कर दोगे या पेमेंट को ऐड कर दोगे तो उससे आपको मिलेगा क्या, उससे आपको मिलेगा एनडीपी-एफसी। क्या मिलेगा, एनडीपी-एफसी। तो एनडीपी-एफसी का फॉर्मूला क्या हो रहा है एक बार समझ लेना आप, इसको जो पीछे करते आ रहे हो यही एडअप कर दोगे तो वो एनडीपी-एफसी होगा।
यही एडअप कर दोगे तो वो क्या होगा, एनडीपीएफसी। मतलब क्या ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा क्या ऐड करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा क्या ऐड करना है, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये बताना कि भाई मेरे एनडीपीएफसी तो आ गया आपके पास, यानी कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम हुई है वो आपके पास आ गया। अब अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने एग्रीगेट में डिस्कस किया था। मुझे फिर से उम्मीद हो रही है आपसे कि आपको पता है। पता है, बताओ। पता है तो बताओ क्या करना है। करना क्या है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम को ऐड कर दो। डोमेस्टिक इनकम पे नेशनल इनकम को ऐड कर दो, और जैसे ही डोमेस्टिक इनकम पे नेशनल इनकम, यानी कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो भी इनकम हमारा इंडियन कमा के आ रहा है, हमारा रेसिडेंट कमा के आ रहा है, या हमारा नॉन रेसिडेंट भी कमा के आ रहा है, जो हमारा इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कोई बंदा लेके आ रहा है, उसको हमने एनडीपीएफसी में ऐड कर दिया। बाहर से कोई इनकम आती तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनएफवाईए। क्या कहते हैं, एनएफवाईए। तो एनडीपीएफसी में एनएफवाईए ऐड कर दो, एनएफवाईए ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एनएनपीएफसी। क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी। तो बच्चों अगली कहानी क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी के लिए क्या करेंगे, एनडीपी, हाँ तो बच्चों क्या करेंगे, एनडीपीएफसी में ऐड कर देंगे एनएफआईए। एनएफआईए एनएफवाईए दोनों ही एक ही कहानी है। आई भी इनकम को रिप्रेजेंट करता है और वाई भी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आई और वाई में कंफ्यूज मत होना, दोनों टर्म एक ही हैं। ठीक है, तो एनडीपीएफसी में क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एनएनपीएफसी। ये एनएनपीएफसी क्या है, इसी को कहते हैं एनआई, या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, नेशनल इनकम। आ गया, कोई बहुत बड़ी बात थी क्या, नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं थी। क्या करना है, बस करना क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करो, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करो, मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करो, तीनों को उठा के ऐड कर दो। एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दो, एनएनपीएफसी आ गया। कोई बहुत बड़ी बात थी क्या, नहीं थी, बिल्कुल बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस करना क्या है, आपको समझना है, और जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे ये आपका और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं। वो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उससे पहले यहाँ तक की सारी चीज़ें आपका क्लियर होना ज़रूरी है, ध्यान रखना। चलो, कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं बच्चे। कैसे प्रिकॉशन लेने होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जिसे हमें इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो वो प्रिकॉशंस क्या हैं इनकम मेथड में, आगे समझो। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड क्या कह रहा है, अवॉइड ट्रांसफर्स। क्या कह रहा है, अवॉइड ट्रांसफर। मतलब क्या हो गया, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर पेमेंट्स। नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फैक्टर पेमेंट। तो आप बोलोगे सर फैक्टर पेमेंट तो नेशनल इनकम में कंसिडर किया ही जाता है। तो अगर फैक्टर इनकम कंसिडर किया ही जाता है तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, सिंपल सी कहानी समझना, ट्रांसफर इनकम को क्या करो, इग्नोर कर दो। ट्रांसफर को क्या करो, इग्नोर कर दो। अब मुझसे कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर फैक्टर और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है। अगर डाउट है आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर भी डाउट है तो आप हमें मैसेज करो। देखो फिलहाल हम आपको अभी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो क्या है, ओनली फैक्टर इनकम हमारा इंक्लूड होता है, पेमेंट फॉर द सर्विसेज। ये फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम वो है जो हमें किसी सर्विस के बदले में मिली। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फीस मिल रही है, फैक्टर इनकम। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में फीस मिल रही है, फैक्टर इनकम। मैं कहीं गेस्ट लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बदले में मुझे ऑनरियम मिल रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक है, मुझे कोई पेमेंट मिल रही, दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक, यानी कि ये पेमेंट मुझे कोई चैरिटी में नहीं दे रहा, ये पेमेंट मुझे कोई चैरिटी में नहीं दे रहा है, ये पेमेंट मुझे मेरे लेबर को एम्प्लॉय करने के बाद मिल रही है।
तो वो मेरी क्या है, फैक्टर इनकम है, यानी चैरिटी में नहीं मिल रही है, बस समझना ये है। तो जो चैरिटी में मिलेगा पूछो क्या होगा, वो ट्रांसफर इनकम होगी। जो चैरिटी में मिलेगा क्या होगा, वो ट्रांसफर इनकम होगी, और जो मेरे मेहनत के बदले में मिलेगा वो क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा। तो फैक्टर इनकम क्या है, पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द ओनर ऑफ फैक्टर। एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस is rendered is called transfer, not a production activity. Like gift, donation, etc. are mainly example. Since transfers are not productive activity, it must not be included in national income. आपको याद क्या रखना है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि आपको ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ क्या कंसिडर करोगे, सिर्फ कंसिडर करोगे फैक्टर इनकम। क्या कंसिडर करोगे, सिर्फ कंसिडर करोगे फैक्टर इनकम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रिकॉशन क्या, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे। दूसरा क्या है, दूसरा है अवॉइड कैपिटल गेन। अवॉइड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन क्या है बच्चे, कोई भी ऐसी चीज, कैपिटल गेन क्या है समझना, आपको पता भी होगा। कैपिटल गेन रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या है, फॉर द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई कार थी, वो कार को मैंने क्या किया, वो कार मैंने बेच दी, वो कार मैंने क्या की, बेच दी। ठीक है, मेरे पास कोई घर पे एसी लगी हुई थी, वो एसी पुरानी हो गई थी, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, निकालो इसको नया लगाते हैं। क्या कि मैंने वो एसी भी बेच दी। ठीक है, अब मैंने ये कहानियाँ, अगर मैंने ऐसे कुछ एसेट्स अपने बेचे जो कि सेकंड हैंड था, जो कि पुराने थे, उसको इनकम मेथड में कंसिडर नहीं करेंगे। पूछो क्यों नहीं करेंगे, उसको इनकम मेथड में इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बेटा जब वो प्रोडक्ट बन के मेरे पास आया था पहली बार, वो ऑलरेडी कंसिडर्ड था, वो ऑलरेडी तब कंसिडर हो चुका है, दोबारा से नहीं करना। इसलिए हम लोग कोई भी कैपिटल गेन कंसिडर नहीं करते हैं। फिर समझो, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कोई भी अगर सेकेंड हैंड गुड्स है, मैंने क्या कहा, कोई भी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, ये क्या है, कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कार, ओल्ड हाउस, बॉन्ड्स, डिवेंचर एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल। दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन। ये क्या है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन नहीं है। सो एनी इनकम अराइजिंग टू द ओनर ऑफ सच थिंग्स इज नॉट फैक्टर इनकम। तो ये हमारी क्या है, कोई कार पहले से थी, उस कार को मैंने बेच दी, तो मेरी कोई मेहनत लगी क्या? आप बोलो हाँ सर मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। आपको जो है क्या कहते हैं, जाके सर्च करना पड़ा बायर्स। तो मैं बता दूं बेटा, सर्च नहीं करना पड़ा, कार 24 में ऐड नहीं कर रहा हूँ इसका, ठीक है। या किसी भी ऐप साइज में क्या किया, किसी भी ऐप में किसी भी साइट में हमने डाला, कस्टमर आया, बेच दिया, कहानी खत्म हो गई, पैसा मिल गया फ्री में मुझको, ठीक है। तो इसमें कोई भी मेरी मेहनत नहीं लगी। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स कहता है कि आपने कोई सेकंड हैंड चीज़ बेची, आपने कबाड़ी को बुला, मैंने कबाड़ी नहीं है, किसी ने कार खरीदा तो यार ये मत सोचना वो कबाड़ी होगा, तो किसी को आपने बुलाया और उसको आपने बेचा, तो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, भाई तेरी मेहनत नहीं लगी। मेहनत नहीं लगी मतलब भैया इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है आपको अभी तक। पहला क्या, ट्रांसफ़र सिर्फ फैक्टर इनकम हम लोग कंसिडर करेंगे, फैक्टर पेमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने बोला कोई भी कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन क्या होता है, कोई भी आपने एसेट या सेकंड हैंड गुड्स को बेचा और बेचने से आपको जो पैसा मिला वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको समझना। क्या कह रहा है, व्हेन अ हाउस ओनर लिव्स इन हिज हाउस ही डज नॉट पे एनी रेंट। ऑफ कोर्स मैं अपने घर पे रहता हूँ तो मैं अपने घर वालों को रेंट तो नहीं दे रहा हूँ कि भैया मुझे रहने दे रहे हो, लो किराया रख लो, ऐसा नहीं करते। आप भी ऐसा नहीं करते होगे, बिल्कुल। फिर तो ये माना जा रहा है कि कोई अपने घर पे रह रहा है तो वो किराया नहीं देता, बट इन फैक्ट ही पेज रेंट to himself, since rent is a payment for service rendered, even though rendered to the owner itself, it must be counted as factor payment. कैसे? मान लो मेरी कोई ऑफिस है, अभी हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। मान लो मेरा कोई ऑफिस है और वो बिल्डिंग मेरी खुद की है,
अगर वो किसी और की बिल्डिंग होती तो मैं रेंट देता ना उसका, एक कोई भी फिक्स अमाउंट होता जो कि मैं किसी और को पे करता, लेकिन मेरी खुद की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मैं खुद रह रहा हूँ, मेरी खुद की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैं खुद रह रहा हूँ, मैं खुद अपनी बिल्डिंग में कोचिंग चला रहा हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग में क्लास चला रहा हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग में ऑफिस स्टार्ट किया हूँ। तो अब अगर मैंने अपनी बिल्डिंग में ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है तो वो पैसा जो मैं किसी और को देता, वो पैसा माना जा रहा है कि मैं खुद को दे रहा हूँ, अब वो पैसा अगर मैं खुद को दे रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स कहता है भाई ये तेरी इनकम है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? भाई ये तेरी इनकम है। कैसी इनकम है? सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। इसे क्या कहा इकोनॉमिक्स ने? सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। ठीक है, फिर अगली कहानी क्या हो गई? इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। तो ओनर वर्क्स in their own unit but do not charge salary. Of course, अगर मैं अपने किसी ऑफिस में बहुत सी चीज़ों को मैं खुद कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर डीलिंग है तो मैं कभी कभी खुद कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टुवर्ड्स कस्टमर किसी भी क्वेरी के लिए, तो वो मैं खुद डील कर रहा हूँ, तो मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये तो मेरे मैनेजर का काम था, ऐसा है कि मुझे उस मैनेजर की भी सैलरी चाहिए। ठीक है, कुछ केसेस में वो होता है पार्टनरशिप में, उसकी अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी मान रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी सर्विसेज दी, उन सर्विसेज के बदले में मैं सैलरी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं सैलरी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, डू नॉट चार्ज एनी सैलरी। ओनर प्रोवाइड फाइनेंस बट डू नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट। क्लियर है? ओनर डू प्रोडक्शन इन देयर ओन बिल्डिंग बट डू नॉट चार्जेस रेंट। ये भी क्लियर है। ठीक है, although they do not charge yet the service have been performed। समझ में आई रही होगी बात कि भाई अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अपनी बिल्डिंग में रह रहा हूं, तो मैं खुद को किराया नहीं लेता हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं सैलरी नहीं चार्ज कर रहा हूं, मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा हूं, फिर भी ये हो तो रही है ना, तो हो रही है तो क्या हुआ? सर्विस हैव बीन परफॉर्म्ड। द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, और ऐसी सर्विसेज के बदले में जो अमाउंट कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या कहते हैं? इम्प्यूटेड वैल्यू। तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है बच्चे? वो इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी। वो इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है? नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी। अब बच्चों इसके हम लोग लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको क्लियर होगी। अगर ये कहानी आपको क्लियर नहीं होगी तो आप इस चीज़ को एक बार दोबारा से समझना है। ठीक है, और समझने के साथ साथ आप कोशिश करना कि आप क्या कर सको, आप समझने के साथ साथ आप उन सारी चीज़ों को एक बार प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों बहुत सी चीज़ों में हमें हेल्प हो जाती है, जैसे कि हमें वो ज़रूरत पड़ने पे एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है। इसलिए मैं नोट्स को बहुत फेवर करता हूँ और मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि बेटा क्या करो, नोट्स प्रिपेयर करो। जितना अच्छा और जितना सुंदर नोट्स आप प्रिपेयर करोगे आपको उतना ईजी रहेगा समझने में और आगे उन चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये कहानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को समझने के साथ ही साथ आपको एक बार प्रॉपरली नोट्स बनाना है। और बच्चों जैसा कि मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आप अगर कोई क्वेरी आपको है तो उस क्वेरी को आप हमारे नंबर पे क्या कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। उस क्वेरी को क्या कर सकते हो, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। और कॉल करो, कॉल करने के साथ ही साथ क्या होगा, हमें आप मैसेज करोगे, और जब आप हमें मैसेज करोगे तो मैसेज के साथ साथ आपके डाउट्स हम तक पहुँचेंगे। तो हम उन डाउट को क्लियर करेंगे आपको,
और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि जितने आपके मैसेजेस हमारे पास पहुंचेंगे, हम आपको उन मैसेजेस के साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी सेंड करेंगे। वो असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उनको आप सॉल्व करोगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया, एक सेल्फ एनालिसिस की बात होगी जिससे आपको पता चल जाएगा आप कितना ज़्यादा उस टॉपिक को समझ पाए हो। उसमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, अब आपको पता है कि आपका नंबर क्या है जिस पे आपको मैसेज करना है, आपको दे दिया गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।